Hello guys, welcome back to our channel. So this video is in continuation with the previous part of this chapter. Let us start. This chapter name is Tribals, Dicus and the Vision of Golden Age. Chapter 4 of History NCERT book. Now let us start. एक बारी हम एक क्विक रिवीजन देते हैं कि हमने लास्ट जो पार्ट था उसमें क्या पढ़ा था, जो टॉपिक्स थे वो क्या क्या थे। कि हमने ये देखा कि जो ट्राइबल्स लोग थे वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते थे, कैसे वो अपने उनका लाइवलीहुड का सोर्स क्या था। तो कुछ जो थे हंटर्स गैदरर्स थे, कुछ क्या थे शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे, सेटल्ड कल्टीवेटर्स थे, कुछ ट्रेडर्स और ये जो गुड्स वगैरह एक्सचेंज करते थे ट्रेडर्स के साथ। ठीक है, अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइफ्स। कॉलोनियल रूल यानी कि जो ब्रिटिशर्स का जो रूल था उसने ट्राइबल्स की लाइफ पे कैसे अफेक्ट डाला। सबसे पहले एक एक करके वो पढ़ेंगे हम पॉइंट्स टू पॉइंट कि ट्राइबल चीफ को क्या इफ़ेक्ट डाला, लोकल्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट हुआ। ठीक है, तो पहले आता है व्हाट हैपन टू ट्राइबल चीफ। ऑल्सो प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस। First topic is what happened to tribal chief before arrival of British. ब्रिटिशर्स के आने से पहले क्या होता कि जो ट्राइबल चीफ थे ना वो इम्पॉर्टेंट पीपल माने जाते थे, यानी कि जो उनका पूरा ग्रुप था उसके अंदर ट्राइबल चीफ को एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। उनके पास इकोनॉमिक पावर थी, यानी कि जो फाइनेंस वगैरह होता था वो सब ये मैनेज करते थे। इनके पास राइट टू एडमिनिस्टर एंड कंट्रोल टेरिटरीज, टेरिटरियल कंट्रोल था इनके पास। दे ऑल्सो यूज टू कंट्रोल देयर ओन पुलिस, इनकी पुलिस भी होती थी एक तरीके से। डिसाइड लोकल रूल्स एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट, फॉरेस्ट को मैनेज करते थे और जो भी लोकल रूल्स या कस्टम्स ये रिचुअल्स वगैरह जो भी इनको फॉलो करने हैं वो ये सब डिसाइड करते थे। चीफ के पास मतलब एक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल था चीफ का ट्राइबल ग्रुप्स में। अब क्या होता है, जब कॉलोनियल रूल सेटअप हो जाता है और ब्रिटिशर्स मतलब उनके एरिया के ऊपर इफेक्ट डालना शुरू कर देते हैं, उसको उन पे अपना कानून लगाना शुरू कर देते हैं। चीफ ने क्या हुआ, दे लॉस्ट देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, यानी कि जो भी मैनेजमेंट पावर जो थी वो उन्होंने खो दी। फोर्स टू फॉलो ब्रिटिश रूल्स, उनको फोर्स किया गया दैट यू हैव टू फॉलो द ब्रिटिश रूल्स। एंड और क्या हुआ कि पहले इकोनॉमिक पावर थी, मैनेज करते थे पैसा, अब उनको ब्रिटिशर्स को पैसा देना पड़ गया। दे हैव टू पे ट्रिब्यूट टू ब्रिटिश। ऑल्सो दे लॉस्ट द अथॉरिटी ओवर पीपल, जो लोगों में एक वो था ना इम्पोर्टेंस और दबदबा, वो उनका ख़त्म हो गया, उनका अथॉरिटी पावर फिनिश। अनेबल टू फुलफिल ट्रेडिशनल फंक्शंस, अब जो वो अपने कस्टम्स रिचुअल्स वो सब जो चलाते थे वो उनका जो फंक्शंस ट्रेडिशनल फंक्शंस थे वो सब उनके ऊपर से भी पावर उनकी धीरे धीरे घटने लग गई। तो काफ़ी एकदम से स्टार्क चेंज आया दोनों उसमें, बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ ट्राइबल चीफ। नेक्स्ट आता है व्हाट हैपन टू शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। अब जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, मोस्टली ट्राइबल्स शिफ्टिंग कल्टीवेशन ही करते थे, कुछ थे जो सेटल कल्टीवेशन पर शिफ्ट हुए थे। अब देखते हैं उनकी लाइफ्स कैसे अफेक्ट होती है। जो ब्रिटिशर्स थे दे यूज टू सपोर्ट दी सेटल्ड कल्टीवेशन, वो ऐसी कल्टीवेशन को सपोर्ट करते थे जो सेटल्ड हो, यानी कि एक जगह पे ही फार्मिंग हो, कहीं पे भी आपको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव ना करना पड़े। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को वो सपोर्ट नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि उनके राय में वो ये मानते थे कि सेटल्ड कल्टीवेशन के जो लोग हैं, वो जो कल्टीवेटर्स हैं सेटल्ड कल्टीवेटर्स, उनको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं सेटल्ड वंस को। देन दोज हु वर ऑलवेज ऑन द मूव, अगर एक प्लेस से अगर उनके ऊपर कुछ कानून लगाते वो दूसरी जगह भाग जाते जो शिफ्टिंग वाले थे, लेकिन अगर सेटल्ड हो जाते हैं तो उनको कंट्रोल करने में आसानी हो रही थी। तो इसलिए ब्रिटिशर्स जो हैं सेटल कल्टीवेशन को सपोर्ट कर रहे थे। दूसरा पॉइंट क्या है कि ब्रिटिशर्स जो थे ना उनको रेगुलर रेवेन्यू सोर्स चाहिए, यानी कि एक फ़िक्स फिगर में उनके पास पैसा आए।
ताकि वो क्या करते थे, ब्रिटेन भेजते थे फिर पैसा किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करके। इसलिए एक रेगुलर रेवेन्यू सोर्स बनाने के लिए उन्होंने लैंड सेटलमेंट सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया। अब ये कौन सा लैंड सेटलमेंट सिस्टम था, पहले तो उन्होंने परमानेंट लैंड सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, तो ये वहीं से ही कुछ रिलेट होता। इसमें क्या था कि लैंड्स का मेजरमेंट करवा के और हर एक इंडिविजुअल के जो राइट्स हैं, यानी कि एक इंडिविजुअल को क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या उस ज़मीन के ऊपर उनके अधिकार हैं, वो फिक्स कर दिए और रेवेन्यू डिमांड फिक्स कर दी फॉर स्टेट कि इतना एरिया है, इससे हमें इतना पैसा चाहिए। ठीक है, अब ये डिफाइन द राइट्स ऑफ ईच इंडिविजुअल का मतलब जैसे कि कोई लैंडलॉर्ड्स होगा, कोई मनी लेंडर होगा, उनके क्या राइट है, कोई ज़मींदार होगा, कोई पीजेंट होगा, उनके क्या राइट है उस लैंड के ऊपर, वो सब इन्होंने बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट है सम पीजेंट्स वर डिक्लेयर्ड लैंड ऑनर्स। वही सेम बात कि कुछ जो बड़े जो पीजेंट्स थे उनको बोला कि तुम लैंड ऑनर्स हो, यानी कि इस पूरी ज़मीन के तुम मालिक हो, और बाकी क्या है, टेनेंट्स क्या होते हैं, जैसे किराएदार। टेनेंट्स का मीनिंग होता है किराएदार, यानी कि किसी एक पर्सन की खेत पर कोई और पर्सन आकर के खेती करे और उसका कुछ हिस्सा उस खेती का या तो इन कैश या फिर ग्रेन्स की फॉर्म में उस लैंड ऑनर को दे दे, वो होते हैं टेनेंट्स। रेंट जो था वो कैसे पे किया जाता था, टेनेंट जो है वो लैंड ऑनर को रेंट देते थे और लैंड ऑनर जो है वो स्टेट को पास कर देते थे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिटिश एफर्ट वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल। अब इन्होंने क्या किया, ये सेटल को जो है वो प्रायोरिटी देते थे, सेटल कल्टीवेशन को, लेकिन इनका ये जो एफर्ट था ना वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, इन्होंने कोशिश तो की कि सेटल कल्टीवेशन को फैलाएं, ज़्यादातर उसको जो है एनकरेज करें लोगों को कि ये कल्टीवेशन पे शिफ्ट हो जाओ, लेकिन क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि अब सेटल कल्टीवेशन प्लो से होती है, प्लो यानी कि हल। अब ये जो प्लो कल्टीवेशन थी उन एरियाज़ में आसानी से की नहीं जा सकती थी जहाँ पे पानी की कमी हो और ड्राई सॉइल, यानी कि ये जो फॉरेस्ट जो ट्राइबल्स थे वो ऐसे एरियाज़ में रहते थे जहाँ पे मिट्टी जो है सूखी थी और पानी की बहुत ज़्यादा कमी थी, तो इन एरियाज़ के अंदर प्लो कल्टीवेशन मुश्किल थी। देन आता है द फील्ड्स ऑफ दीज पीजेंट्स डिड नॉट प्रोड्यूस गुड यील्ड्स हु यूजेस प्लो। और जो भी प्लो अगर यूज़ भी कर लेते तो उनके अच्छे रिज़ल्ट नहीं निकल के आते थे, उनके खेत में उतनी पैदावार नहीं होती थी। अब तीसरा पॉइंट क्या है कि ब्रिटिशर्स को ना इस पॉलिसीज़ के लिए वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ रहा था। शिफ्टिंग कल्टीवेशन से जो ट्राइबल्स थे वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे अड़े हुए थे कि वी वांट टू कैरी ऑन आवर शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तो ब्रिटिशर्स को जो है वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ रहा था। जगह जगह पे लोग इकट्ठे होकर के उनके खिलाफ़ आवाज़ें उठा रहे थे, तो इसलिए ब्रिटिशर्स को अलाउ करना पड़ा उन्हें कि आप जो कुछ पार्ट ऑफ फॉरेस्ट के ऊपर आप अपनी शिफ्टिंग कल्टीवेशन कैरी ऑन कर सकते हो। तो यानी कि इनके ऊपर अफेक्ट डालने की कोशिश की ब्रिटिशर्स ने, लेकिन अफेक्ट कंट्रोल किया भी, क्या कंट्रोल किया कि उनको छोटा सा हिस्सा एक तरीके से जैसे वो चैरिटी की तरह दे दिया कि चलो ठीक है हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, थोड़े बहुत में तुम कर लेना। फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट, दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट। अब जो फॉरेस्ट के जो कानून लगाए उनका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, देखो ब्रिटिशर्स जो थे ना फॉरेस्ट को कंट्रोल करते थे और डिक्लेयर कर दिया ब्रिटिशर्स ने कि फॉरेस्ट जो है वो स्टेट प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे स्टेट का मतलब ये नहीं है कि जैसे कि राजस्थान, गुजरात या यूपी, ये स्टेट नहीं, स्टेट का मतलब एक तरीके से नेशन भी होता है। तो गवर्नमेंट का बेसिकली गवर्नमेंट को बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होगी वो, फॉरेस्ट को अपने काबू में ले लिया। कुछ फॉरेस्ट को उन्होंने रिज़र्व फॉरेस्ट नाम की एक कैटेगरी में डाल दिया, डिक्लेयर कर दिया कि ये जो स्पेसिफिक फॉरेस्ट का एरिया है ये रिज़र्व फॉरेस्ट में आएगा। और क्यों किया, क्योंकि ये जो रिज़र्व फॉरेस्ट है ये जो थे ना टिम्बर प्रोडक्शन होता था इनके अंदर, जो कि ब्रिटिशर्स चाहते थे
क्यों चाहते थे? क्योंकि उन्हें जो है ना स्लैपर बनाना पड़ता है, जो ट्रेन्स के बीच में जो वुड की जो स्लैब्स होती है ना ट्रेन की ट्रैक्स के बीच में, वो टिम्बर की बनती थी। और इन फॉरेस्ट के अंदर, इन रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अलाउ नहीं किया कि कोई भी लोग जो है फ्रीली मूव कर सकें या ज़ूम कल्टीवेशन यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर सकें, या फ्रूट्स वगैरह कलेक्ट करें, या हंटिंग एनिमल्स। और ये सारी चीज़ें क्या थी? ये तो उनकी बिल्कुल कॉमन लाइवलीहुड था, इन्हीं पे तो वो जी रहे थे। अब ये सारी जो एक्टिविटीज़ थी इनके ऊपर बैन लगा दिया, उनको फ्रीली मूव नहीं करने दिया, उनको उनके हिसाब के कल्टीवेशन नहीं करने दी, और फ्रूट्स और एनिमल्स हंटिंग बंद कर दी। जो ज़ूम कल्टीवेटर्स थे बहुत सारे, उनको फोर्स किया गया कि वो दूसरे एरियाज़ में चले जाएं इन सर्च ऑफ वर्क एंड लाइवलीहुड, अपने आप का भरण पोषण करने के लिए वो कोई और दूसरा काम ढूंढ ले। इस तरीके से उनको फोर्स किया गया। अब फॉरेस्ट पे ही कंट्रोल छूट गया उनका, तो और क्या करेंगे वो? ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ब्रिटिश स्टॉप द ट्राइबल पीपल फ्रॉम लिविंग इनसाइड फॉरेस्ट। उनके फॉरेस्ट के अंदर से उनके रहने के लिए भी परमिशन नहीं थी, उनको बाहर निकाल दिया। अब देखो एक यहाँ पे सिचुएशन में ट्विस्ट आएगा। क्या ट्विस्ट आएगा? ब्रिटिशर्स ने अपनी साइड से ये सारे कानून लागू कर दिए, स्ट्रिक्टनेस बढ़ा दी। अब क्या होता है कि लेबर प्रॉब्लम होगी। लेबर प्रॉब्लम, अब फॉरेस्ट की देखभाल कौन करेगा? पहले तो वो सब देखभाल करते थे ना, मटेरियल प्रोवाइड, जो फॉरेस्ट का जो प्रोड्यूस होता था उसको निकाल के जो पर्टिकुलर ट्रेडर्स के पास या ब्रिटिशर्स के पास भेज देते थे, बेचते और मतलब एक्सचेंज वगैरह कर लेते थे। अब उधर लेबर की प्रॉब्लम होने लगी। इधर दे रखा है देखो, टू कट ट्रीज फॉर रेलवे स्लीपर्स एंड टू ट्रांसपोर्ट लॉग्स, यानी कि वुड के जो ब्लॉक्स होते हैं, ये सब चीज़ें बनाने के लिए या कट करने के लिए इनको लेबर चाहिए थी। तो अब क्या किया ब्रिटिशर्स, और भी ज़्यादा शाने, उन्होंने ज़ूम कल्टीवेटर्स को अलाउ कर दिया। वही सेम बात वापस घूम के आई है कि तुम जो हो छोटे पैचेस पे, यानी कि स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड पे, जो फॉरेस्ट की लैंड पे तुम कल्टीवेट कर सकते हो, और इन रिटर्न में तुम्हें क्या देना पड़ेगा कि अपनी लेबर दोगे तुम, यानी कि पेड़ काटने में हमारी हेल्प करोगे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हेल्प करोगे, एंड लुक आफ्टर द फॉरेस्ट की देखभाल करोगे। अब सोचने की बात ये है कि उन्हीं के फॉरेस्ट, उन्हीं का जंगल जिसमें वो इतने सालों से, इतनी जनरेशन से रह रहे थे, उस पे आकर के उनकी लैंड पे कोई कंट्रोल करके उनको बाहर निकाल दे और कह रहा है क्या कि तुम चलो ठीक है, तुम्हें इसके ऊपर कल्टीवेशन हम करने देंगे, इन रिटर्न तुम्हें लेबर देनी पड़ेगी अपनी। सरकाज़म की भी हद होती है। विलेजेस, अब क्या हुआ, ब्रिटिशर्स और भी उन्होंने ज़्यादा दिमाग लगाया। विलेजेस वर एस्टेब्लिश, गांव जो है उसके आसपास जो है फॉरेस्ट के आसपास गांव एस्टेब्लिश किए गए ताकि रेगुलर सप्लाई हो सके सस्ती लेबर की। सस्ते में उनको तो एक पैसा भी नहीं देना पड़ रहा और उनका काम का काम हो रहा है। अब क्या हुआ, अब ट्राइबल ग्रुप्स भी इतने बेवकूफ़ नहीं थे। ट्राइबल ग्रुप्स आसानी से उनकी सारी जो ये दिमाग था जो उन्होंने लगाए थे तिकड़म, वो समझ गए। उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दी। उन्होंने नए जो कानून थे ये सारे फॉरेस्ट के, कि रिजर्व फॉरेस्ट में किसी को एंट्री नहीं मिलेगी और कोई रहेगा नहीं उसके अंदर, कोई हंटिंग गैदरिंग कुछ भी नहीं होगी, ये सब डिसओबे करना शुरू कर दिए। ये सारे कानून उनको जो करना था, जो प्रैक्टिसेस उनको करनी थी, वो उन्होंने अपनी कंटिन्यू करी और ओपन रेबेलियन में आ गए, यानी कि खुले में चुनौती दे दी उन्हें ब्रिटिशर्स को कि जंग करते हैं। और जो भी मतलब उनको जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कोई रोकता तो उसके खिलाफ हो जाते, उसको मारने लग जाते। जैसे क्या हुआ, सोनग्राम संगम 1906 असम के अंदर ये रेबिलियन होता है, ये भी ट्राइबल ग्रुप का रेबिलियन था। और एक फॉरेस्ट सत्याग्रह होती है 1930s में। सेंट्रल प्रोविंसेस जो होती हैं उनके अंदर एक सत्याग्रह, फॉरेस्ट सत्याग्रह नाम से एक प्रोटेस्ट करनी की इन्होंने। देन आता है द प्रॉब्लम विद ट्रेड। अब ट्रेड के साथ क्या दिक्कत आ रही थी, अभी तक हमने क्या पढ़ा
कि ब्रिटिशर्स का क्या इफ़ेक्ट था चीफ पे, देन ब्रिटिशर्स का क्या इफ़ेक्ट था शिफ्टिंग और सेटल्ड कल्टीवेशन पे, उस पर उन्होंने कुछ खास इफ़ेक्ट डाल नहीं पाई है। थोड़ा छोटे पैचेस ऑफ लैंड में अलाउ कर दिया उन्होंने। देन इनके नए कानून क्या थे, यही कि रिजर्व फॉरेस्ट वगैरह बना दिए और सारे स्टेट के अंडर आ गई स्टेट प्रॉपर्टी, लेकिन इसके खिलाफ प्रोटेस्ट होनी शुरू हो गई थी। अब आता है द प्रॉब्लम विद ट्रेड। 19th सेंचुरी के दौरान क्या होता है, ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स वो फॉरेस्ट में ना बहुत ज़्यादा चक्कर काटने लग गए थे। ट्राइबल्स के पास क्यों आते टू बाय फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली आने लग गए थे वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस ख़रीदने, कैश लोन देने लग गए थे कि चलो हम तुम्हें लोन दे देते हैं, तुम जो है ये चीज़ें उगाओ अपनी खेती में और फिर तुम हमें वो अपना जो भी प्रोड्यूस होगा वो तुम दे देना। एंड आस्किंग देम टू वर्क फॉर वेजेस, इवन उनको काम भी देने लग गए थे। अब क्या होता है, इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है, एक एग्जांपल दिया हुआ है। अगर हम केस लें जैसे सिल्क ग्रोवर्स का, जो ट्राइबल्स का कोई पर्टिकुलर ग्रुप अगर सिल्क ग्रोइंग में मतलब काम करता था, डील करता था, तो 18th सेंचुरी के अंदर इंडिया का जो सिल्क था वो बहुत ज़्यादा डिमांड में था यूरोपियन मार्केट्स के अंदर। यूरोप की मार्केट्स बहुत पॉपुलर थी और उधर इंडिया का सिल्क की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। क्यों थी, क्योंकि इंडिया का जो सिल्क है ना वो बहुत ज़्यादा फ़ाइन क्वालिटी का होता था और इसलिए उसकी वैल्यू हाई होती थी। एंड एक्सपोर्ट, इंडिया से जो एक्सपोर्ट होता था सिल्क ये फ़ाइन क्वालिटी का, वो एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज़ हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल्स को जैसे ये हल्की सी भी खबर मिल जाती है कहीं पे मुनाफा हो रहा है तो, या कहीं पे डिमांड बढ़ी है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जैसे ही पता लगा उन्होंने क्या किया, सिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एनकरेजमेंट शुरू कर दी कि ये जो बढ़ती डिमांड है ताकि हम इसको मीट कर सकें। अब क्या होता है, हज़ारीबाग नाम की एक जगह है झारखंड के अंदर। ये एक ऐसा एरिया था जहाँ पे जो संथाल्स एक ट्राइबल कम्युनिटी है, वो कोकून्स क्या हैं, जहाँ से सिल्क जो है रियरिंग में जो प्रोसेस होती है वो कोकून से ही होती है ना, सिल्क वॉर्म्स, तो वो उनकी एक तरीके से उनकी देखभाल वगैरह करते थे, उनकी खेती करते थे। ट्रेडर्स सेंड देयर एजेंट्स टू गिव लोन। अब क्या हुआ, जो ट्रेडर्स थे ना उन्होंने अपने एजेंट्स को भेज दिया कि इनको ना लोन दे दो पहले, मतलब उन्होंने प्रोडक्ट ख़रीदने से पहले ही लोन दे दो इनको कि 2 ट्राइबल जैसे तुम 10,000 रुपये दे देता हूँ मैं अभी, जब तुम्हारा ये सिल्क जब पूरा लास्ट स्टेज तक जब ये प्रोड्यूस हो जाए तो तुम लास्ट में मेरे को ये दे देना, और अगर नहीं दे पाए तो ये इंटरेस्ट के साथ आपको ये लोन वापस देना पड़ेगा। तो ट्रेडर्स ने अपने एजेंट्स भेजने शुरू कर दिए ट्राइबल्स के पास, और वो क्या करते, लोन देते और कोकून्स को कलेक्ट करते थे। ग्रोवर्स को क्या मिलता, जो ये कोकून्स में डील करते थे, यानी कि जो इनको उगाते थे उनको 3 से 4 रुपये मिलते। किस पे, 1000 कोकून्स पे। 1000 कोकून्स जब वो देते तो उनको 3 से 4 रुपये मिलते, और उसको फिर ये एक्सपोर्ट करते, ये हज़ारीबाग से ये एक्सपोर्ट करते बुर्दवान। ये बुर्दवान बंगाल के अंदर है और गया में, ये 2 जगहों में ये एक्सपोर्ट करते, और इसको बेचा जाता 5 गुना प्राइस में, यानी कि 3 से 4 रुपये में जब ये इधर इनको देते थे तो 5 गुना प्राइस में इसको बेचते थे। तो इसमें जो सिल्क ग्रोवर से एक साइड तो, और एक साइड थे एक्सपोर्टर्स, बीच में होते थे मिडल मैन जो कि ह्यूज प्रॉफिट कमाते थे। वो सिल्क ग्रोवर से बात करते, उधर से उनका सिल्क लिया और एक्सपोर्टर्स को बेच दिया, और बीच में कमाए उन्होंने ह्यूज प्रॉफिट्स। सिल्क ग्रोवर्स जो थे वो उनकी कमाई बिल्कुल ना के बराबर थी। अब आता है, जैसे मैंने बताया कि इनकी ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन थी एक तरीके से बंद ही हो रही थी, गैदरिंग बंद कर दी, हंटिंग बंद कर दी, तो इन्होंने क्या किया, माइग्रेशन, ट्राइबल्स ने माइग्रेट करना शुरू कर दिया, एक जगह से दूसरी जगह जाने लग गए है ताकि कुछ काम मिल सके। और ये माइग्रेशन हुआ तो इनकी कंडीशन और भी ज़्यादा बद से बदतर हो गई, बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन हो गई इनकी। लेट 19th सेंचुरी यानी कि 1875 के बाद का जो इरा है, जो टाइम है 1875 के बाद का जो टाइम है, उसके अंदर क्या हुआ, टी प्लांटेशंस और
टी प्लांटेशंस जो थी वो बढ़ रही थी और माइनिंग को एक तरीके से इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री माना जाता था। जो ट्राइबल्स थे इन टी प्लांटेशन, जो असम की टी प्लांटेशन है, इनमें बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में रिक्रूट हो गए, यानी कि उनको भर्ती किया गया। और जो झारखंड की कोल माइंस हैं उधर, अब क्या हुआ, इसमें भी इन्होंने बहुत ज़्यादा एक तरीके से घपला किया। क्या हुआ, सिचुएशन में फिर से ट्विस्ट, रिक्रूटेड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स। अब ये जो ट्राइबल्स थे इनको कौन रिक्रूट करता, यानी कि इनको कौन भर्ती करवाता था, वो थे कॉन्ट्रैक्टर्स। कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं उनको पे करते माइजरेबली लो वेजेस, बहुत ज़्यादा कम वेजेस देते, उनसे काम बहुत ज़्यादा करवाते प्लांटेशंस में। और ये माइनिंग में बहुत ज़्यादा वैसे भी हार्ड लेबर होती है, डिफ़िकल्ट काम होता है, और उसके लिए उनको बहुत कम पैसे दिए जाते और उनको वापस उनके घर पे जाने नहीं दिया जाता, उनको परमिट ही नहीं किया जाता। देन है एक अ क्लोजर लुक, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, जो बड़ा टॉपिक है वो है ड्यूरिंग 19th-20th सेंचुरी। 19 से 20वीं जब सदी चल रही थी, कौन सी है 1920 सेंचुरी, 1801 से 1900 तक की तो हुई 19th सेंचुरी, और 1901 से 2000 की हुई 20th सेंचुरी। इनके उसमें क्या हुआ, ट्राइबल ग्रुप्स ने रेबल करना शुरू कर दिया, इन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। किसके खिलाफ, कि कानून में चेंजेस लेकर के आओ, रिस्ट्रिक्शंस जो उनकी प्रैक्टिसेस पे, यानी कि जो वो काम कर रहे हैं उनके ऊपर जो उनको बाउंड किया जा रहा है हर चीज़ में, उसके खिलाफ नए जो टैक्स लगाए जा रहे हैं, जो उनको ज़बरदस्ती पे किया जा रहा है, और जो ये मनी लैंडर्स और ट्रेडर्स हैं जो इनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इसके खिलाफ कुछ रेबेलियन के जैसे नाम है। एक थी कोल्स रेबेलियन, कोल्स एक ट्राइबल ग्रुप था, उसने रेबेलियन की 1831 के अंदर, जो कि 32 तक चली। सांथाल रेबेलियन, जो कि एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रेबेलियन है, 1855 के अंदर। देन आता है एक कैरेक्टर बिरसा मुंडा, इसके बारे में कुछ लिखा गया है हमारी बुक के अंदर, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। बिरसा मुंडा एक बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे इन सब चीज़ों के अंदर। बॉर्न इन मिड 1870s, यानी कि अराउंड 1860 मिड 1870s में, यानी कि 1875 के अराउंड इनका जन्म हुआ। इन अ पुअर फैमिली, ये बहुत गरीब परिवार में इनका जन्म होता है। और ये कैसे इनका बचपन कैसे बीतता है, कैसे बड़े होते हैं, शीप्स वगैरह को ग्रेज करके, यानी कि उनको चरा के, और जो फ्लूट वगैरह बजाते थे कहाँ पे, इन द फॉरेस्ट ऑफ बोहंडा, ये एक जगह का नाम है, उन जंगलों में ये फ्लूट्स वगैरह बजाते थे और ये शीप वगैरह ग्रेज करते थे। बिरसा हर्ड द टेल्स ऑफ मुंडास। मुंडा एक कम्युनिटी है जिसके ये पर्सन थे। तो बिरसा ने क्या है, कुछ कहानियाँ सुनते थे वो मुंडास अपराइजिंग्स की, पास्ट में जैसे लोग कुछ बात करते थे कि हमारी जो कम्युनिटी यानी कि मुंडास है, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा पहले प्रोटेस्ट किया था, और मतलब काफ़ी उनका हमारा बहुत अच्छा टाइम होता था पहले पास्ट में, ऐसे सब हमारे पास फ्रीडम होती थी। एंड सो लीडर्स ऑफ कम्युनिटी अर्जिंग द पीपल टू रिवोल्ट। ये देखा, एक तो उनकी टेल्स वगैरह सुनी कि मुंडास का टाइम जो था वो बहुत अच्छा था पहले, और जो उस टाइम पे जो ये सुना रहे थे ये टेल्स, उनके जो लीडर्स थे वो कम्युनिटी को, यानी कि पूरे मुंडा कम्युनिटी को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि चलो रिवोल्ट करें। दे टॉक्ड ऑफ गोल्डन एज, वो उस गोल्डन एज की बात करते। मैंने जैसा टॉपिक का नेम बता रहा है, गोल्डन एज। कौन सी गोल्डन एज? वेयर मुंडास वर फ्री फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ डिकूज। ये जो आउटसाइडर्स थे, जो मनी लेंडर्स थे, या जो ट्रेडर्स थे, या ब्रिटिशर्स थे, इनके चंगुल से ये बाहर थे, इनके पास अपनी फ्रीडम होती थी। उस गोल्डन एज के बारे में डिस्कस करते हैं। दे सो देमसेल्व्स, ये जो मुंडास कम्युनिटी के लोग थे, जो लीडर्स थे, ये कैसे देखते थे? एज डिसेंडेंट्स ऑफ ओरिजिनल सेटलर्स, जिन्होंने ये कम्युनिटी को सेटअप किया। जो ओरिजिनल सेटलर्स थे उनको
वंशजों की तरह अपने आप को ये देखते थे। एंड फाइटिंग फॉर देयर लैंड, और कहते थे कि ये हमारी ज़मीन पर हमारा हक है और हम इसको उसके लिए लड़के रहेंगे। बिरसा वेंट टू लोकल मिशनरी स्कूल। बिरसा जो है वो एक आसपास के मिशनरी स्कूल में जाते हैं। वहाँ पे क्या सुनते हैं वो कि इट वॉज पॉसिबल फॉर मुंडास टू अटेन देयर किंगडम ऑफ हेवन। किंगडम ऑफ हेवन बोला गया है। किंगडम ऑफ हेवन यानी कि एक तरीके से वो मुंडास का राज चाहते थे। और किंगडम ऑफ हेवन यानी कि जो पास्ट में जैसा बताया गया है कि ग्लोरियस ज़िंदगी जीते थे वो, तो वही वापस अगर उनको वही सिचुएशन लेकर के आनी है तो क्या करना होगा। एंड दिस वुड हैपन इफ़ दे बिकम गुड क्रिश्चियंस एंड गिव अप बैड प्रैक्टिसेस। तो उसने ये सुना कि अगर उन्हें ये अपना वापस से वही अच्छी वाली जो जीवन यापन करना है तो उन्हें अच्छा क्रिश्चियन बनना पड़ेगा और बैड प्रैक्टिसेस को छोड़ना पड़ेगा। देन इसने जो बिरसा थे उन्होंने अपनी एक वैष्णव प्रीचर थे। वैष्णव यानी कि एक डिवोटी ऑफ विष्णु, यानी कि एक विष्णु जी का जो भगत है, उसकी कंपनी में कुछ टाइम स्पेंड किया। हिज मूवमेंट, इनकी जो मूवमेंट थी यानी कि उसका एम क्या था, इन्होंने जो मूवमेंट चलाई उसका एम था रिफॉर्मिंग ट्राइबल सोसाइटी। जो ट्राइबल सोसाइटी है उसमें बदलाव लेकर के आना। इन्होंने मुंडास को रिक्वेस्ट करी कि हम जो शराब पीना छोड़ दें, अपने विलेज को क्लीन रखें, हाइजीन मेंटेन करें, और ये जो विच क्राफ्ट है यानी कि जो जादू टोना है और ये सब है, इन पे विश्वास करना हम बंद कर दें। ही ऑल्सो टर्न्ड अगेंस्ट मिशनरीज एंड हिंदू लैंडलॉर्ड्स। ये जो है इनके खिलाफ हो गए। जो मिशनरीज जो थी, जो रिलीजन कन्वर्जन के बारे में प्रीच करती थी, और जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे इनके भी खिलाफ हो गए। क्यों? क्योंकि एज ही सो देम एज आउटसाइड फोर्स, ये उनको एक तरीके से बाहरी मानता था, जो कि मुंडास की जो लाइफ है, जिस तरीके से वो अपना जीवन यापन करते हैं, उसको ख़राब कर रहे हैं। 1895 के अंदर क्या होता है, बिरसा अर्ज्ड हिज फॉलोअर्स, अपने फॉलोअर्स यानी कि जो उसकी बातों को सुनते थे, जो मानते थे, उनको रिक्वेस्ट करते हैं ये कि हमें अपना जो ग्लोरियस पास्ट है, यानी कि जो उनका जिस तरीके से वो पहले ज़िंदगी जीते थे हंसी खुशी और फ्रीडम के साथ, उसको रिकवर करना पड़ेगा। उसने बात की गोल्डन एज की इन द पास्ट, जिसको वो सतयुग मानते हैं, जब मुंडास एक अच्छा जीवन जीते थे। कंस्ट्रक्टेड एम्बैंकमेंट्स होता है नदियों के ऊपर एक तरीके से डैम बनाना और मतलब यूटिलाइज़ करना। टैप्ड नेचुरल स्प्रिंग्स होता है, वाटरफॉल्स और ये सब पानी के जो सोर्सेज होते हैं। प्लांटेड ट्रीज, पेड़ लगाते थे, यानी कि वो नेचर के लिए काम करते थे। दे लिव्ड ऑनेस्टली, वो सच्चाई से रहते थे। अब वरी ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स को एक चिंता सताने लगी। क्या थी वो चिंता? पॉलिटिकल एम ऑफ बिरसा मूवमेंट का पॉलिटिकल एम क्या था कि सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज अगेन। बिरसा मूवमेंट का पॉलिटिकल एम ये था कि वो जो थे दे वांटेड टू ड्राइव आउट मिशनरीज, मनी लैंडर्स और हिंदू लैंडलॉर्ड्स को और गवर्नमेंट को, वो सब इन चारों फोर्सेस को हटाना चाहते थे और एक मुंडा राज सेटअप करना चाहते थे, जिसमें बिरसा जो है उनके लीडर होंगे। हेड पोजीशन पे वो उन बिरसा को रखना चाहते थे। ये था पॉलिटिकल एम ऑफ बिरसा मूवमेंट। अब मुंडास की माइजरी का क्या क्या कारण रहे, यानी कि मुंडास को के जो दुख थे उनका क्या क्या कारण था। पहली बात, लैंड पॉलिसीज़ थी, उन्होंने ट्रेडिशनल जो लैंड सिस्टम था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे और जो मनी लैंडर्स थे वो क्या कर रहे थे, उनकी जो लैंड थी उन्हीं की ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा करने लग गए। मिशनरीज जो थे वो क्या कर रहे थे, क्रिटिसाइजिंग ट्रेडिशनल कल्चर, उनका जो ट्रेडिशनल कल्चर था उसमें कमियां निकालने लग गए और वो वही रिलीजन कन्वर्जन पे फोकस करवाने लग गए उनका कि तुम्हारे तो रिलीजन के अंदर और जो तुम्हारा कल्चर है इसके अंदर कुछ नहीं है। ब्रिटिश ने अरेस्ट किया बिरसा को 1895 के अंदर। इसी ईयर में उन्होंने वो मूवमेंट शुरू करी थी। 2 साल के लिए उनको अरेस्ट किया गया। किस रीज़न से? फॉर रायोटिंग, यानी कि दंगेबाजी में। 1897 में जब उनको रिलीज़ किया गया, इन्होंने वापस से जो है
सपोर्ट इकट्ठा करना फिर से शुरू कर दिया। किस तरीके से सपोर्ट इकट्ठा किया इन्होंने? बाय यूजिंग ट्रेडिशनल सिम्बल्स एंड लैंग्वेज। जो ट्रेडिशनल उनके सिम्बल्स होते थे, जो उनकी ट्राइबल कम्युनिटी के, और जो लैंग्वेज थी, उन सब चीज़ों का यूज़ करके उन्होंने सपोर्ट जो है वो इकट्ठा करना शुरू कर दिया। किस लिए कर रहे थे? टू डिस्ट्रॉय रावण। अब वो रावण किसको बोल रहे हैं? डिक्कूज एंड यूरोपियंस। डिक्कूज यानी कि आउटसाइड पावर्स, मनी लैंडर्स और जो ट्रेडर्स, लैंड ऑनर्स, ये सब, और यूरोपियन यानी कि ब्रिटिशर्स। इन दोनों को डिस्ट्रॉय करने के लिए उन्होंने सपोर्ट इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बिरसा के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने पुलिस स्टेशंस को अटैक कर दिया, चर्चेस और जो प्रॉपर्टी थी मनी लैंडर्स की, ज़मींदार्स की, इनकी प्रॉपर्टी के ऊपर रेड करना शुरू कर दिया और बिरसा राज का एक सिंबल बना दिया वाइट फ्लैग, सफ़ेद कलर का झंडा। 1900 के अंदर 1897 में इन्होंने वापस से मूवमेंट कुछ शुरू करी। 1900 के अंदर बिरसा की डेथ हो जाती है कॉलेरा के कारण, जो कि एक बीमारी है, और ये मूवमेंट धीरे धीरे फेड आउट होने लग जाती है। ये मूवमेंट फिर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी 2 वेज़ में। कैसे इम्पॉर्टेंट थी? कॉलोनियल गवर्नमेंट को इस मूवमेंट ने फोर्स किया टू इंट्रोड्यूस लॉज, ऐसे कानून बनाए सो दैट देयर लैंड कुड नॉट बी इजीली टेकन बाय डिक्कूज, ताकि उनके जो लैंड है वो आसानी से डिक्कूज के हाथ में ना जाए। तो कुछ लॉज इंट्रोड्यूस किए गए, यानी कि कुछ सुधार तो लाया गया। और दूसरा, इट शोड देयर कैपेसिटी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस। इस तरीके से उन्होंने अपना जो हिम्मत थी वो दिखाई कि हम जो है वो अन्याय को सहन नहीं करेंगे। और एंड हेयर वी केम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप you understand it very well. If you are still having any doubt, then please comment it below. I'll try to solve it. And thank you for watching my videos. Do like the video and share it with all your friends, and please subscribe to my channel. Thank you guys.